8 साल से आईवीएफ कर रही हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि एक जादू ही है, क्योंकि वो दंपत्ति जिनको बच्चा नहीं हो रहा है, कई सालों से ट्राई कर रहे हैं। ये जो आईवीएफ का साइंस है इतना जादुई है कि सालों की इनफर्टिलिटी, हमने 20-20 साल जिस कपल को बच्चे नहीं हो रहे थे उसे आईवीएफ के माध्यम से बच्चे दिए हैं। जो बॉलीवुड हॉलीवुड वाला है, सभी 65 साल में बाप माँ बन जा रहा है, कैसे बन जा रहा है? पुरुषों में अंडकोश होता है, शरीर के बाहर होता है, इसलिए क्योंकि -2 डिग्री टेम्परेचर उसे शुक्राणु के ग्रोथ के लिए चाहिए और वो हम मोबाइल रखकर यहाँ पे उस टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं और हमारा जो शुक्राणु है वो खराब होने लगता है। दीवार पे लिखा होता है वैद्य इमरान हर शुक्रवार को मिली ये बच्चा हो जाएगा, वो सब नहीं हो पाया क्या? कैनिस्टर्स हैं, इसी कैनिस्टर के अंदर ये आपके एम्ब्रियोज, ये जो लिक्विड जैसा दिख रहा है वो लिक्विड नाइट्रोजन है, इसी से टेम्परेचर लो रहता है। और ये जो बॉक्सेस है इसके अंदर एक स्ट्रॉ में, एक खोल के दिखा दो, एक स्ट्रॉ के अंदर देखिए जैसे टेम्परेचर मेंटेन है और ये एक स्ट्रॉ के अंदर बच्चों को हम स्टोर करके एक स्ट्रॉ पे 2-2 एम्ब्रियो, देख रहे हैं ये लंबा लंबा जो स्ट्रॉ है उसी के अंदर स्टोर्ड रहता है। सबका नाम, सबका आईडी नंबर, सब कुछ लिखा होता है। कितना पैसा लगता है मैम? गरीब आदमी जो है बहुत टेंशन में है कि आप वो आएगा, आप उसे कहें कि 10 लाख रुपया दे दो तो बच्चा होगा, 10 लाख जमीन बेचना पड़ जाएगा उसको। क्या बात नहीं बोलिए, 10 लाख नहीं लगता है, तो 1 से 1.5 लाख 2 लाख तक ये खर्चा जा सकता है। और आप भरोसा नहीं करोगे, एक्चुअली जो जादू बोलते हैं, हम एम्ब्रियोज बना के, यानी जो भ्रूण है उसे बना के उसे स्टोर कर सकते हैं। 5 दिन के बच्चे को फ्रीज करके सालों तक रख सकते हैं। महिला का दिक्कत है इसलिए आईवीएफ करना पड़ता है, पुरुष को दिक्कत है इसलिए आईवीएफ करने का नौबत ही क्यों आ रहा है? और दिक्कत क्या महिला का है क्या पुरुष का है? सीधे अंडकोश से एक सिरिंज के माध्यम से सीमेन को लेके फर्टिलाइजेशन इक्सी के माध्यम से, आईवीएफ के माध्यम से कर सकते हैं बच्चा, जिसमें कि जो शुक्राणु है वो पुरुष के ही होंगे। लेकिन अगर उसमें भी ना रहे, ठीक है, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है, तब डोनर लेना पड़ता है। उसकी भी एजेंसीज होती हैं जो कि प्रोवाइड कर, बच्चेदानी जैसा इसके अंदर इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है। इसमें गैसेस कनेक्टेड होती हैं, इसके अंदर कल्चर मीडिया को ग्रो कराया जाता है। जो इसका तापमान होता है वो इस तरह से रखा जाता है जो कि हमारे शरीर के तापमान से मैच करता है। ये अंडे रखे होते हैं, बच्चा इसमें रखते हैं। हाँ, बच्चा एक इसके अंदर रखते हैं। ये बॉक्स इंक्यूबेटर है। साफ सफाई का तो बहुत ध्यान रखना, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जो लड़की अभी शादी नहीं हुई है, अभी पढ़ना चाहती हैं, उनका करियर उन्हें दिखाई दे रहा है, तो वो अपने एज को लॉक कर सकती है। समझिए कि अगर 25 साल की महिला अपने एज को, यानी अपने एग को फ्रीज करा देती है, तो चाहे तो 35 साल में, 40 साल में उसी एग को यूज करके मां बन सकती है। लेकिन उसका रिजल्ट कैसा होगा? 25 साल वाला रिजल्ट होगा। तो आईवीएफ का क्या सिस्टम है? दर्द होता है, आप बोली कि बेहोश भी होता है, तो क्या उसमें ऐसा है कि मेंटली आदमी परेशान हो जाए? कि 40% पुरुषों में शुक्राणु के इश्यूज होते हैं। आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल, हम सबसे पहले आप खुद आए हैं, कितना पोल्यूशन है रोड में, सही से खाना पीना नहीं लेना, प्लस धूम्रपान, मदिरापान कहीं ना कहीं हमारे शुक्राणु को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। 100 मरीज का आईवीएफ किए जाए तो पहली बार में 60 से 70 मरीज जो है प्रेग्नेंट हो जाएंगी। नॉर्मली देखते हैं हम लोग तो ट्विंस होता है, बड़ी घर में खुशी आता है कि जुड़वा बच्चा हुआ है। आईवीएफ में ऐसा कोई सिस्टम है? बिल्कुल, आईवीएफ में जो ट्विन होने की संभावनाएं ज्यादा होती है, 30 से 40% के आसपास में होता है। आधुनिकता के इस दौर में सबसे बड़ी परेशानी की बात यही है कि लोगों का लाइफस्टाइल इतना खराब हो गया है कि लोग इतने परेशान हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। और आज के युग में अगर कोई ये कहता है कि हमको बच्चा नहीं हो रहा है, आज के युग में अगर आप किसी का एवरेज लाइफ स्पैन निकालेंगे कि कोई आदमी कितना साल तक जी पाएगा, तब आपको समझ में आएगा कि हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं। और इतना सुनने के बाद आप ये पढ़ा लिखा हुआ पढ़ लीजिए। लिखा है मन्नत आईवीएफ एंड गायनी एस्थेटिक सेंटर, और हम यहां पर आए हैं डॉक्टर खुशबू से बात करने। वो डॉक्टर साहिबा जिनके पास लमसम 14 बरस का एक्सपीरियंस है, और वो डॉक्टर साहिबा जिन्होंने हजारों से ज्यादा केसेस को सॉल्व किया है, यानी कि उनसे इलाज करवाकर जो महिलाएं हैं वो मां बन गई हैं। हम मन्नत आईवीएफ में है, पटना में है, और अपन डॉक्टर खुशबू से बात करेंगे। और ये जो पेपर हम रखे हैं इसलिए रखे हैं क्योंकि हमको भी आईवीएफ के बारे में कुछ नहीं पता है। मेरे हिसाब से हम आज पूरा सवाल डॉक्टर खुशबू से पूछ लेंगे कि आप हमको समझा दीजिए कि ये कौन से बला का नाम है, कैसे ये सब होता है, और अगर कोई कह रहा है कि उसको बच्चा नहीं हो रहा है तो आपके पास कौन सा जादू का छड़ी है जिसको आप लोग घुमाते हैं और कोई आदमी पुत्र या पुत्री पा लेता है। थैंक यू डॉक्टर खुशबू हमें यहाँ बुलाने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू।
ये हम आए हैं आपके पास मिलने के लिए, हम लोग बाहर भी चलेंगे। पहला तो ये बताइए कि आईवीएफ क्या है, मतलब ये हमको तो लगता है एक चिड़िया का नाम है। हम जर्नलिस्ट आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, हम पत्रकारिता पढ़ रहे थे, फिर मालूम चला कि कोई आदमी है जिसको बच्चा नहीं हो रहा और डॉक्टर साहब लोग कह रहे हैं हम बच्चा करवा देंगे। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? जैसे आपने बोला कि क्या जादू है, तो एक्चुअली एक जादू है। मैं लगभग पिछले 8 साल से आईवीएफ कर रही हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि एक जादू ही है, क्योंकि वो दंपत्ति जिनको बच्चा नहीं हो रहा है, कई सालों से ट्राई कर रहे हैं। ये जो आईवीएफ का साइंस है इतना जादुई है कि सालों की इनफर्टिलिटी, हमने 20-20 साल जिस कपल को बच्चे नहीं हो रहे थे उसे आईवीएफ के माध्यम से बच्चे दिए हैं। तो बहुत अच्छी, बहुत अत्याधुनिक टेक्निक है, जहाँ पे जो ये कृत्रिम गर्भधारण की टेक्निक होती है, जहाँ पे इंजेक्शंस के माध्यम से एक महिला के अंदर अंडे तैयार किए जाते हैं। उन अंडों को शरीर के बाहर निकाल लिया जाता है। अंडों को पुरुष के शुक्राणु के साथ निषेचन किया जाता है, जिसे हम अंग्रेजी में फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और उसके बाद इस प्रक्रिया से जो भ्रूण तैयार हुआ उसे महिला की गर्भाशय में वापस रख दिया जाता है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है उसे हम आईवीएफ कहते हैं। अच्छा, वो दीवार पे लिखा होता है वैद्य इमरान हर शुक्रवार को मिलिए बच्चा हो जाएगा, वो सब नहीं हो पाया क्या? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल साइंटिफिक तरीका है। आप ही के अंडे होते हैं, आप ही के शुक्राणु होते हैं। और समझिए कि एक जैसे महिला का गर्भ होता है, एक शिशु के लिए, एक बच्चे के लिए सबसे सेफ जगह है। बिल्कुल दुनिया से कोई मतलब नहीं है उसे, कोई इन्फेक्शन नहीं होता है। सिमिलरली हम उसी तरीके की एक समझिए प्रणाली है जो कि अपने आईवीएफ लैब में बनाते हैं। ठीक है, मतलब जो आईवीएफ लैब का इन्वायरमेंट होता है, हम कोशिश करते हैं कि जो महिला के गर्भाशय में वो सारी चीजें जो महिला के गर्भाशय में एक अंडे और स्पर्म को मिलेगी, वो हम कल्चर मीडिया के माध्यम से अपने इंक्यूबेटर्स में तैयार करते हैं। बच्चा उसी के अंदर 5 दिन तैयार होता है और फिर महिला के गर्भाशय में डाल दिया जाता है। और आप भरोसा नहीं करोगे, एक्चुअली जो जादू बोलते हैं, हम एम्ब्रियोज बना के, यानी जो भ्रूण है उसे बना के उसे स्टोर कर सकते हैं। 5 दिन के बच्चे को फ्रीज करके सालों तक रख सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग 10 सालों तक, हम 10 साल तक बच्चे को उसी स्थिति में प्रिजर्व करके रख सकते हैं। अंडे प्रिजर्व करके रख सकते हैं सालों तक। यानी अगर कोई महिला अभी बच्चा करना नहीं चाहती है, तो लेकिन अपना एक प्रिजर्व करके रख सकती है, 40 की उम्र में अपने 20 साल के अंडे को यूज कर सकती है। आइए बाहर आइए, खुशबू जी के मन्नत आईवीएफ में घूमेंगे और बहुत सारा सवाल पूछेंगे। खुशबू जी, एक तो ये भी लगता है ना कि लोग आपको भगवान टाइप समझता होगा ना, कि जिसका बच्चा मतलब मान लीजिए कि 10 साल नहीं हुआ, वह खोजते खोजते आया फिर बच्चा हो गया, उसको तो सब कुछ मिल जाता होगा आपके पास आने से। बिल्कुल। वो एक रिएक्शन बताइए हमको अब तक के सबसे बेस्ट पेशेंट का, जो उसको देख के आपको खुद ही रोना आ गया हो। क्या रिएक्शन था, क्या मसला था? लगभग हर पेशेंट का वही रिएक्शन होता है। आप जानते हैं कि एक दंपति जिसे हमारे समाज में बच्चा नहीं हो रहा होता है, एक तो खुद परेशान है कि उन्हें बच्चा नहीं हो रहा है, और समाज उसे जो प्रताड़ना देता है आप सोच नहीं सकते हो। लोग किसी शादी ब्याह, किसी बर्थडे पार्टी कहीं नहीं जा सकते हैं, बुला लिया तो इतने ताने देंगे कि खुद धीरे धीरे दंपत्ति उस चीज को बंद कर देते हैं, आना जाना बंद कर देते हैं, खुद को सोशली अलग कर लेते हैं। लोग ऑफिस में अपने परिवार वालों से इस बारे में बिल्कुल भी बातें करना नहीं चाहते हैं। अच्छा, ये अब आ जाते हैं हम लोग मेन बात पे। आईवीएफ को लेकर बहुत सारा लोगों के अंदर दिक्कत है, और हम लोग बिहार में खड़े हैं तो ये दिक्कत बहुत जेन्युइन भी हमको लगता है, क्योंकि गांव गांव तक शिक्षा पहुंचा नहीं है। हमको बहुत रॉ लैंग्वेज में समझाइए कि आईवीएफ क्या होता है। महिला का दिक्कत है इसलिए आईवीएफ करना पड़ता है, पुरुष को दिक्कत है इसलिए आईवीएफ करने का नौबत ही क्यों आ रहा है, और दिक्कत क्या महिला का है क्या पुरुष का है? नहीं, देखिए, दोनों की दिक्कतें होती है। अच्छा। ऐसा कि इनफर्टिलिटी होता है, जो बांझपन जिसे हम कहते हैं, दोनों में प्रॉब्लम होती है। लोगों का मानना होता है कि सिर्फ महिलाओं में ये दिक्कत होती है, ऐसा नहीं है। अब पुरुष लगभग 40 से 50% केसेस के लिए जिम्मेदार है। यानी पुरुष में सिर्फ एक चीज है, वो शुक्राणु। शुक्राणु की इतनी कमी हो गई है, पिछले 20 सालों में देखा गया है कि जो शुक्राणु की लेवल्स है पुरुषों में कम होती जा रही है, और अब 50% केसेस पुरुषों में शुक्राणु की कमी या नील शुक्राणु की वजह से
लोगों को में बच्चा नहीं हो रहा है। और महिलाओं में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। महिलाओं में गर्भाशय की जरूरत होती है, गर्भाशय को जो ट्यूब होता है वो खुला होना चाहिए। महिला में एक गर्भाशय होता है, 2 फेलोपियन ट्यूब होता है, 2 अंडे होते हैं। महिलाओं में हार्मोन की लेवल सही होनी चाहिए बच्चा होने के लिए। तो इन सारी चीजों में अगर गड़बड़ी होती है तो महिलाओं को बच्चा नहीं हो सकता है। अच्छा, अगर हम लोग ये मान लेते हैं कि एक महिला आती है खुशबू जी के पास, और खुशबू जी के पास आई, बैठी, नंबर लगाई, अपना नाम लिखवाई, वापस आके बैठ गई, वो बोली हमको बच्चा नहीं हो रहा है, खुशबू जी पहला कदम क्या उठाती हैं? देखिए, एक सही हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी होता है। एक सही से पेशेंट की काउंसलिंग की, भाई आपको क्या क्या दिक्कतें हैं, कोई मासिक में इशू तो नहीं है। यूजुअली जो हमारे पास पेशेंट पहुंचते हैं वो पहले कई सालों तक दिखा चुके होते हैं, तो शुरुआती रिपोर्ट्स उनके पास होता है। इन रिपोर्ट्स में महिला के अंडे की जांच, उनके फेलोपियन ट्यूब की जांच जिसे हम HSG कहते हैं, अल्ट्रासाउंड, हार्मोन की जांच यूजुअली उपलब्ध होती है, और पुरुष की शुक्राणु की जांच। इतनी जांच मोटा मोटी हर मरीज हमारे पास लेके आते हैं, ऑलरेडी लेके आते हैं, या आया कोई फर्स्ट टाइम आया तो, बिकॉज हम IVF सेंटर है, हमारे पास पहले पेशेंट लोग गायनेकोलॉजिस्ट को यूजुअली दिखाते हैं, या दूर देहात में धीरे धीरे करके लोगों को पता चलता है कि आखिर करना क्या है। तो सारे रिपोर्ट लेके जब हम एक बार उसको अच्छे से स्टडी करते हैं, हमारे पास अल्ट्रासाउंड है, हम अल्ट्रासाउंड महिला का करते हैं, आखिर क्या दिक्कत है पहले उसे समझते हैं। फिर एक पेशेंट की सही से काउंसलिंग की जाती है, सही से बातों को समझाना वो बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे पेशेंट की आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। उन्हें भी पता है कि भाई ये मुझे प्रॉब्लम है, अब शायद मुझे IUI या IVF की तरफ जाना होगा, बट कैसे जाना होगा, क्या प्रक्रिया होगी, कैसे इंजेक्शंस लगेंगे, उसकी सही से जानकारी दी जाती है, ताकि जो सफर होता है IVF का वो पेशेंट के लिए आसान हो जाए। एवरेज क्या दिक्कत होता है? मतलब आपने मान लिया कि 2000 लोगों को देखा, 2000 बच्चा आपने करवाया, तो एवरेज दिक्कत क्या होता है महिला में या पुरुष में, जो भी मिला के अगर देखा जाए तो? देखिए, ये समय के साथ चेंज हो रहा है। पहले महिलाओं में ज्यादा इश्यूज होते थे, आज के डेट में जैसे हमने ऑलरेडी बात की कि 40% पुरुषों में शुक्राणु के इश्यूज होते हैं। अब देख रहे हैं लाइफस्टाइल, हम सबसे पहले आप खुद आए हैं, कितना पोल्यूशन है रोड में, कितना ज्यादा प्रदूषण है, कहीं ना कहीं हमें इफेक्ट करता है, हमारे फेफड़ों को, हमारे शुक्राणु को प्रदूषण। हमारा खान पान, इतना ज्यादा उर्वरक यूज हो रहा है खाने को प्रोड्यूस करने के लिए, और तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि शहरों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया है, वो है आपके लाइफस्टाइल। सही से खाना पीना नहीं लेना, प्लस धूम्रपान, मदिरापान, कहीं ना कहीं हमारे शुक्राणु को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। पुरुषों में जो अगर अलग से फैक्टर देखिएगा तो ये 2 फैक्टर बहुत है। मोबाइल का यूज बहुत ज्यादा कॉमन होता जा रहा है, हम पॉकेट में मोबाइल रखते हैं, और ये कहा जाता है कि जो पुरुषों में अंडकोश होता है शरीर के बाहर होता है, इसलिए क्योंकि -2 डिग्री टेम्परेचर उसे शुक्राणु के ग्रोथ के लिए चाहिए, और वो हम मोबाइल रखकर यहाँ पे उस टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, और हमारा जो शुक्राणु है वो खराब होने लगता है। जो मल्टीनेशनल कंपनीज में जो पुरुष काम करते हैं, लैपटॉप गोद में रख के काम करते हैं, कितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है वहां पे। तो वो जो 2 डिग्री का एडवांटेज लिया गया, जो मतलब प्रकृति ने बनाया, उसको हम खत्म कर दे रहे हैं। टेम्परेचर वहां थ्रू आउट बढ़ा रहता है, जिसकी वजह से जो आपके शुक्राणु है वो खराब हो रहे हैं। तो इन जो भी हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, प्लीज इस बात पे ध्यान रखिए, मोबाइल को अपने सामने वाली पॉकेट में ज्यादा देर तक ना रखें, सिमिलरली लैपटॉप को गोद में ना रखें। दो तरह का IVF अब तक हमको मालूम था, पता नहीं सही गलत। एक IVF जो महिला पुरुष का आप लोग स्पर्म और वो कलेक्ट करते हैं और अपने थिएटर में जो भी करते होंगे, राइट, और एक होता है जो स्पर्म या ओवा जो भी है वो ठीक नहीं होता है तो आप कहीं डोनर लेते हैं। दोनों थोड़ा हमको प्रक्रिया समझाइए, ये क्या होता है, क्यों होता है? देखिए, आजकल महिलाओं में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जा रही है अंडों की, बहुत जल्दी एजिंग हो जा रही है। हम देख रहे हैं कि पहले तो जाके जो महिलाओं की 35-40 तक अंडे खत्म होते थे, आज वो 25, 30, 32 साल में ही अंडे कम हो जा रहे हैं। लो AMH की समस्या काफी कॉमन हो गई है। ऐसे में जब अगर अंडे काफी ज्यादा खत्म हो गए होते हैं तो हम डोनर अंडों का सहारा लेते हैं। अगर महिला के अंडे खत्म हो गए, या फिर जिस महीना का मेनोपॉज हो गया है, यानी कि महिला के महीने खत्म हो चुके हैं, लेकिन 50 साल से कम उम्र की महिला है, अगर वो मां बनना चाहती हैं तो डोनर अंडों के साथ, यानी थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन इसे कहते हैं, मतलब कोई और महिला जो कि अपने अंडे दान करना चाहे। कहां से मिलेगी? एजेंसीज होती है, गवर्नमेंट ने। आपके पास कोई आए बहुत दूर से, कटिहार से कोई आया, गांव से, तो वो तो किसी को जानता नहीं है,
तो क्या डॉक्टर खुशबू इसके लिए करेंगे काम? बिल्कुल बिल्कुल, एजेंसीज होती है, गवर्नमेंट ऑथराइज्ड एजेंसीज होती है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई कुछ इलीगल हो रहा है, सब कुछ लीगल है। इसके बारे में पूरा नियम कानून बना हुआ है। हमें डोनर की रजिस्ट्रेशन करानी होती है, इंश्योरेंस कराना होता है, उसके बाद हम डोनर ले सकते हैं। करेक्ट। और पुरुष में क्या दिक्कत है? पुरुषों में नील शुक्राणु काफी कॉमन है, 10 से 20% जो पुरुष बांझपन का कारण है नील शुक्राणु, मतलब कि जो सीमेन का टेस्ट कराया जाता है उसमें शुक्राणु नहीं है, उसके लिए डोनर मिलेगा फिर? नहीं, जरूरी नहीं है। फिर उसके बाद टेसा जैसी एडवांस टेक्निक है जहां पे हम सीधे अंडकोश से, मतलब कि सीमेन ना हुआ, सीधे अंडकोश से एक सिरिंज के माध्यम से सीमेन को लेके फर्टिलाइजेशन इक्सी के माध्यम से, आईवीएफ के माध्यम से कर सकते हैं बच्चा, जिसमें कि जो शुक्राणु है वो पुरुष के ही होंगे। लेकिन अगर उसमें भी ना रहे, ठीक है, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है, तब डोनर लेना पड़ता है। उसकी भी एजेंसीज होती हैं जो कि प्रोवाइड करती हैं। चीज समझ नहीं आ रही, जो बॉलीवुड हॉलीवुड वाला है सभी 65 साल में बाप माँ बन जा रहा है, कैसे बन जा रहा है इसे? वही इसी टेक्निक से और इसी को रेगुलेट करने के लिए एआरटी नियम आया है 2022 में कि इसका मिसयूज ना हो, मतलब गलत इस्तेमाल ना हो। साइंस जो ये आया है वो लोगों की मदद के लिए आया है, लेकिन हम जहां तक जानते हैं कि हर साइंस का दुरुपयोग होता है, जिसमें से ये एक दुरुपयोग है। इसीलिए गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्ट नियम लागू किए हैं ताकि एआरटी का जो इस्तेमाल है, जो आईवीएफ के नियमों को सही से इस्तेमाल किया जाए, ताकि इसका मिसयूज ना हो सके। 2 सवाल पूछेंगे फिर आपका ऑपरेशन थिएटर देखेंगे। एक सवाल ये है कि एज लिमिट क्या होता है? मान लीजिए कि एक महिला या एक पुरुष है, कब तक आईवीएफ के थ्रू मतलब पेरेंट्स बन सकते हैं? तो ये जैसे मैंने अभी बताया, पहले एआरटी नियम जब नहीं था तो ऐसा कोई एज लिमिट नहीं था, लोग 60 तक आईवीएफ करा के बच्चे पैदा कर रहे थे। लेकिन इससे क्या होता था कि जो महिला की इतनी एडवांस्ड एज में अगर बच्चा होगा तो कितने दिन तक बच्चा पाल पाएगी, तो हम बोलते थे कि हम बच्चे पैदा नहीं कर रहे, हम अनाथ पैदा कर रहे हैं। इसीलिए इस नियम को आना बहुत जरूरी था। और अब इस नियम के अनुसार महिला में 50 साल और पुरुष में 55 साल अपर लिमिट है, उसके ऊपर आप आईवीएफ के माध्यम से बच्चा पैदा नहीं कर सकते। अब आखिरी और मेन सवाल, कितना पैसा लगता है मैम? गरीब आदमी जो है बहुत टेंशन में है कि आप वो आएगा, आप उसे कहें कि 10 लाख रुपया दे दो तो बच्चा होगा, 10 लाख जमीन बेचना पड़ जाएगा उसको। क्या बात है? नहीं बोलिए, 10 लाख नहीं लगता है। देखिए, सबसे पहले तो जैसे हमने बोला कि अगर हम इसके जो स्टेप्स को समझे, एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है, 1.5 से 2 महीने का समय इस प्रोसीजर के दौरान लगता है। तो हमने जब स्टार्ट किया तो पीरियड, सबसे पहले हमारे पास पेशेंट आती है, पीरियड के दूसरे दिन हम पहले अल्ट्रासाउंड करते हैं। मैं उनकी लगभग आधे घंटे से ज्यादा कंसल्टेशन करती हूँ, क्योंकि चीजों को समझाना बहुत जरूरी है। ये कंसल्टेशन हुआ, पेशेंट का अल्ट्रासाउंड हुआ, फिर हमने डिसाइड किया कि अब पेशेंट को हमको आईवीएफ में लेना है। उससे जुड़ी हुई ब्लड टेस्ट होती हैं। ब्लड टेस्ट होने के बाद अब पेशेंट के हार्मोनल इंजेक्शन शुरू होते हैं। यूजुअली हार्मोनल इंजेक्शंस काफी कॉस्टली आते हैं, महंगे आते हैं, बाहर से बन के आते हैं, उनको मेंटेन करना जरूरी होता है। मैं आपको दिखाती हूँ, फ्रिज में रखना होता है, उसके टेम्परेचर को 2 से 6 डिग्री मेंटेन करना होता है। फ्रिज में सेंसिटिव काम है, बहुत सेंसिटिव काम है, लाइट नहीं कटनी चाहिए। हम लोग के पास ऑनलाइन यूपीएस है, जनरेटर है, ताकि इसको मेंटेन कर सके। 9 से 10 दिन इंजेक्शंस लगे, बीच बीच में हम फिर अल्ट्रासाउंड करते रहते हैं कि फॉलिकल्स बने हैं कि नहीं बने हैं। फिर ट्रिगर इंजेक्शन लगाया जाएगा, फिर होगा अंडे का पिकअप। अंडे के पिकअप में पेशेंट को बेहोश किया जाता है, बेहोशी के डॉक्टर इन्वॉल्व होते हैं। हम अंडों को निकालते हैं शरीर के बाहर अल्ट्रासाउंड के माध्यम से। इस प्रक्रिया को करने के लिए कंज्यूमेबल प्लास्टिक वेयर्स का इस्तेमाल होता है, यानी जिस चीज से, जिस नली के थ्रू हम निडल के थ्रू निकालेंगे अंडे, वो सारे बाहर से बन के आते हैं। इंडिया में अभी उतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं बनते हैं, तो यूजुअली हम लोग बाहर से, जर्मनी से मंगवाते हैं, उसका खर्चा होता है। फिर जब हम अंडे को निकाल लेते हैं तो फिर ट्रांसफर होता है ये सारा काम एम्ब्रियोलॉजिस्ट के पास, यानी कि जो भ्रूण पे, जो अंडे और स्पर्म पे काम करते हैं, उन्हें एम्ब्रियोलॉजिस्ट कहा जाता है। एम्ब्रियोलॉजिस्ट का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल है आईवीएफ में। जब हमने अंडे दे दिए तो अब एम्ब्रियोलॉजिस्ट उस पे काम करना शुरू करते हैं। आईवीएफ या इक्सी के माध्यम से उसे फर्टिलाइज किया जाता है। फर्टिलाइज, ये जो सारी मशीन्स होती है जिसके अंदर बच्चे को रखा जाता है, वो सबको सेटअप करने के लिए बहुत कॉस्ट लगता है, बहुत खर्चा लगता है, उसको मेंटेन करने में खर्चा लगता है। तो ओवरऑल इसीलिए जो खर्चा, लोग बोलते हैं कि आईवीएफ बहुत महंगा है, सुन के ही आप थक गए होंगे, इतना सारा काम। अभी हमने
ट्रांसफर नहीं किया, अभी तो हमने अंडे निकाल के दिए हैं, अब अंडे बन रहे हैं, अंडे की फ्रीजिंग होगी, फ्रीजिंग के लिए उसे स्ट्रॉज लगते हैं, मतलब कहीं कहाँ हम फ्रीज करेंगे, किसी पाइप के अंदर उसे फ्रीज करके रखा जाता है, फिर वापस थॉ किया जाता है। इन सब में मीडिया लगता है, जो कि मीडिया भी बाहर, इंडिया के बाहर से, भारत के बाहर से बन के आता है, ताकि क्वालिटी हम मेंटेन कर सके, रिजल्ट्स अच्छे हो। जितनी जो मशीनें होती है सब बाहर से बन के आती हैं, जिसका खर्चा पैसा कितना लीजिएगा मैम? इसीलिए बता रहे हैं। लेकिन देखिए, पैसा लगभग अगर एक एवरेज माने तो 1 से 1.5 लाख 2 लाख तक ये खर्चा जा सकता है। लेकिन मैं पहले IVF कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करती थी। अच्छा। इस हॉस्पिटल में कहीं पे भी देखिएगा कि जो इंडिया है वहां पे कॉर्पोरेट्स का बहुत ज्यादा चलन था, स्पेशली बिहार में हमारे बहुत ज्यादा था। आप देखोगे कि चेन सी ज्यादा काम कर रही थी। हाँ, पहले चेन सी थी, उसके बाद हमने सोचा कि चेन्स का अपना एक नियम होता है, जिसमें कि जहां पे हम जो खर्चे हैं उसे बहुत कम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये सेंटर जो मन्नत IVF स्टेब्लिश करने का मेरा जो इसके पीछे मंशा ही यही थी कि सारा जो कंट्रोल हो वो हमारे हाथ में हो, और पेशेंट की स्थिति, बिहार के लोगों को हम जानते हैं कितनी गरीबी है, इससे हम वाकिफ है। इतना लग्जरी जो बाहर के और स्टेट्स में है और राज्यों में है, हमारे राज्य में नहीं है। लेकिन बच्चे की जरूरत तो सबको होती है, राजा से लेकर रंग तक। ये हम जानते हैं कि एक परिवार को पूरा करने के लिए बच्चे की जरूरत सबको होती है। तो जहां हमें समझ में आता है कि ये मरीज को हेल्प की जरूरत है, हम 0 प्रॉफिट के साथ भी हमने IVF किया है, ताकि हम ऐसा, जिससे हमको घाटा नहीं हो रहा है, ठीक है, फायदा नहीं हो रहा है तो घाटा भी नहीं हो रहा है, किसी की मदद हो जा रही है तो हम जरूर करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि पैसे वाले भी अपना देखिए, हम इसका आकलन करते हैं कि किसको जरूरत है, अगर जरूरत होगी तो मदद जरूर की जाएगी। मतलब जमीन बेचने का नौबत नहीं आता है, ये नहीं बोल रही आप? यस। हम लोग डॉक्टर खुशबू के आई हैं मन्नत IVF में, और कुछ लोग इलाज करवाने आए थे, तो हम सोचे कि चलिए बात भी कर लेते हैं। ये लोग आ रहे हैं, इलाज करवाते रहते हैं, पूछते हैं कि क्या इनका दिक्कत था और यहाँ पे आके क्या संतुष्टि मिल रहा है, और जो डॉक्टर खुशबू ने हमको बताया उसमें कितनी सच्चाई है। क्या नाम है जी? मेरा नाम विकास है सर। कब से आ रहे हैं भाई? अप्रॉक्स 3 मंथ हो गए हैं। 3 मंथ हो गया, 4th मंथ। क्या क्या दिक्कत आ रहा है कुछ बताइए डॉक्टर। एक्चुअली हाँ, मेरा दिक्कत बिल्कुल था कि 2 बार मेरा मिसकैरेज हो गई थी वाइफ का, और ये 3rd टाइम था। तो मैंने बहुत इनका सुना था किन्हीं के द्वारा कि अच्छी डॉक्टर हैं, रिस्क नहीं लिया आप? हाँ, तो फिर मैं यहाँ पे डायरेक्ट चला आया। तो क्या रिस्पॉन्स क्या है? नहीं, आने के बाद पॉजिटिव फीडबैक मिला है, और जो भी है अभी पॉजिटिव में ही हम लोग हैं। इलाज ठीक से चल रहा हाँ, है? इलाज भी ठीक से चल रहा है, पॉजिटिव है। संतुष्ट है आप इलाज से? यस। और डॉक्टर खुशबू के बारे में जो हमको बता रहे समझा रही थी कि पैसा वैसा उतना नहीं लूटती है, बड़का बड़का अस्पताल जैसा। पहले सुनिए मेरा बात, तो पैसा नहीं लूट रही हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, पैसा नहीं। जो मेडिसिन वगैरह लगते हैं जनरल सा चीज है वो लग रही है, जो है ऐसा कुछ है नहीं कि इन्होंने इतना प्रेशर किया, कितना पैसा, तो ऐसा कुछ है नहीं। भरोसा बाकी बाप बन जे तो बिल्कुल, बहुत ज्यादा भरोसा, तभी तो मैम के पास आए हैं। एक सवाल बहुत बड़ा है कि IVF कराने जो लोग आता है उनको लगता है कि बहुत दर्द भी होता है। जैसे एक दिक्कत ये है, बहुत बड़े बड़े लोगों में उनको इंजेक्शन से डर लगता है, तो इसलिए वो लोग सुई लेते ही नहीं है। तो IVF का क्या सिस्टम है? दर्द होता है, आप बोली कि बेहोश भी होता है, तो क्या उसमें ऐसा है कि मेंटली आदमी परेशान हो जाए? देखिए, इसका जवाब ना हाँ है ना ना है, ठीक है। हम ये नहीं बोल सकते कि दर्द नहीं होता है। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं कुछ नहीं होगा, ठीक है। देखिए, इंजेक्शंस लगते हैं, हमने बात की 9 से 10 दिन का हार्मोनल इंजेक्शन लगता है, तो हल्का दर्द होगा। लेकिन इन इंजेक्शंस को जो देने का सिस्टम है वो इतने अच्छे से बनाया गया है, जैसे कि इंसुलिन लिया जाता है, कितना पतला सिरिंज होता है, डेली लोग ले सकते हैं। उसी तरीके से इसके भी जो सिरिंज होती है, जो नीडल होती है, एकदम पतली सी होती है, पेशेंट को चींटी बराबर दर्द भी नहीं होता है। और जब अंडे लिए जाते हैं तो उसके लिए पेशेंट को बेहोश किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए उस समय भी खास दर्द नहीं होता है, जो भी बेहोशी के दौरान थोड़ी बहुत जो तकलीफ है वही होती है। और जो भ्रूण डाला जाता है वो तो बिल्कुल होश में डाला जाता है, और उसको इतने सॉफ्टली डाला जाता है ताकि रिजल्ट अच्छे आए, ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। एक भ्रूण हम डाल रहे हैं, इतनी छोटी चीज जो कि माइक्रोस्कोप में ही दिखती है, ऐसे दिखाई भी नहीं देती है, तो इसलिए उसको बहुत धीरे से डाला जाता है, तो दर्द होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। मेनली इंजेक्शन से ही है जो दर्द होते हैं, लेकिन वो उस पद्धति से बनाया जाता है ताकि वो पेनलेस रहे, कम डॉक्टर खुशबू का वीडियो भी देखे हम यूट्यूब पे, सिल्वर प्ले बटन मिला, 1 लाख फॉलोअर्स आप शायद क्रॉस कर गई होंगी। ये सब क्या कर रही हैं आप, क्यों कर रही हैं, क्या मंशा है? देखिए, कोविड जो आया वो उसने सबके लाइफ को और अपने जीवन को देखने का जो नजरिया है उसे बदल दिया। हम जब घर में बैठे हुए थे तो हमें बचपन से काम करने की आदत है। आप एक डॉक्टर बनने के लिए आप भी जानते हो कि MBBS निकालने के लिए हम कम से कम 8वीं क्लास से हम पढ़ ही रहे होते हैं। उसके बाद MBBS की पढ़ाई की, MBBS निकला तो फिर PG करना होता है, तो MBBS में PG करना है, उसकी पढ़ाई कर रहे थे। फिर PG की, फिर PG किया तो उसके बाद फिर सुपर
स्पेशलिटी करना होता है तो सुपर स्पेशलिटी की तैयारी करने लगे। आईवीएफ में करियर बनाना था तो आईवीएफ के लिए पढ़ रहे थे, और जब आईवीएफ का काम शुरू किया तब तक कोविड आ गया। तो क्या हुआ कि हमें बैठने की आदत नहीं है। आप जो हमारा लाइफ देख रहे हो, हम कभी इसमें बैठे नहीं है, कुछ ना कुछ कर रहे थे, और कोविड में इतने समय तक बैठ कैसे सकते थे। तो अपना काम तो जारी रखना है, तो हमें फिर यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहां पे पहले मैंने गायनी प्रॉब्लम्स के साथ शुरू की, क्योंकि उस समय गायनी डॉक्टर्स बैठ नहीं रहे थे। वैसे में लोगों को जो छोटे मोटे प्रॉब्लम है, जो कि ये लोगों को बस प्रॉब्लम से पता चल जाए कि ये कोई जीवन के लिए हानिकारक दिक्कत नहीं है, भाई कोविड का लॉकडाउन हट जाने के बाद भी इस प्रॉब्लम को दिखाया जाएगा तो ठीक हो जाएंगे, तो पेशेंट को परेशानी ना हो, ये सोच के हमने शुरुआती दिनों में वीडियोस बनाने लगे जो कि महिला से जुड़ी हुई छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती थी। फिर जब हमें रिस्पॉन्स बहुत अच्छा लगा, लोगों को बहुत इससे मदद मिलने लगी, तो हमने फिर वीडियोस डालना शुरू किया रेगुलरली, लगातार वीडियो डालते डालते अब ऐसा है कि 1,50,000 के ऊपर सब्सक्राइबर हैं, और हम इस पे अभी और मेहनत कर रहे हैं ताकि ये और ग्रो करे। क्या नाम है आपके यूट्यूब चैनल का? मेरे नाम पे ही है, डॉक्टर खुशबू गायनेकोलॉजिस्ट। ओके, हम लगा देंगे उसका लिंक भी, ताकि आप जाकर देख सके। कोई जानकारी चाहिए तो बेहतर तरीके से खुशबू जी से समझ सके। सक्सेस रेशियो का अगर बात करें तो क्या सक्सेस रेशियो है आईवीएफ में? आप अगर मान लीजिए कि 1,000 लोग का इलाज करती हैं तो कितने लोग का होगा? कई लोग ऐसे होते होंगे जिनका नहीं हो पाता है, क्या है सक्सेस रेशियो? देखिए, दो जो सबसे जरूरी सवाल है जो आईवीएफ के पेशेंट हमसे आते ही पूछते हैं, एक तो पैसा, कितना खर्चा लगेगा, दूसरा कि सक्सेस होगा कि नहीं। लेकिन देखिए, अगर ये बहुत इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट होती है, अगर सब कुछ ठीक है, थोड़े बहुत प्रॉब्लम के साथ अगर हम स्टार्ट करते हैं तो सक्सेस 70-80% के आसपास भी होती है। अगर आपकी बच्चेदानी बहुत खराब है तो कम भी हो सकती है, लेकिन अगर एवरेज की बात करें तो 60 से 70% के आसपास में सक्सेस होता है। यानी 100 मरीज का आईवीएफ किए जाए तो पहली बार में 60 से 70 मरीज जो है प्रेग्नेंट हो जाएंगी। नॉर्मली देखते हैं हम लोग तो ट्विंस होता है, बड़ी घर में खुशी आ जाता है कि जुड़वा बच्चा हुआ है। आईवीएफ में ऐसा कोई सिस्टम है? बिल्कुल, आईवीएफ में जो ट्विन होने की संभावनाएं ज्यादा होती है, 30 से 40% के आसपास में होता है, इसलिए क्योंकि हम चांस बढ़ाने के लिए, आईवीएफ के सक्सेस को बढ़ाने के लिए 2 भ्रूण डालते हैं, यानी 2 बच्चा। ये न लगे तो वो लग जाए, इसी चांस में दोनों लग गए तो ट्विन हो गया। हाँ, दोनों लग गए तो ट्विन हो जाता है, अगर दोनों में से एक लगा तो सिंगल होता है। इसीलिए 2 डाला जाता। पहले तो 3-3 डाले जाते थे, लेकिन जब ब्लास्टोसिस्ट कल्चर आया, जब हम 5 दिन का, पहले 3 दिन का बच्चा डाला जाता था, अब हम 5 दिन का एम्ब्रियो ग्रो करा पाते हैं। जब 5 दिन का डालते हैं तो उसको नंबर को हमने कम कर दिया है, 2 एम्ब्रियोज भी डालते हैं। और अब हमारे पास पेशेंट आते हैं जिनके पास ऑलरेडी एक बच्चा है और अब दूसरा नहीं हो रहा है, तो वैसे में हम 2 डाल देंगे तो 3 बच्चे हो जाएंगे। तो अब हम लोग सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं, मतलब कि एक डालते हैं। थोड़ा सा सक्सेस कम होता है, बहुत ज्यादा नहीं। अगर ब्लास्ट अच्छे होंगे तो रिजल्ट उसके भी अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं कि 2 के बदले 1 डाला तो बहुत कम रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए जो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी इसको कहते हैं, जहां पे एक बच्चा है, दूसरा बच्चे के लिए जब ट्राई कर रहे हैं तो सिंगल एम्ब्रियो यानी एक एम्ब्रियो के साथ भी आप जा सकते हैं। अपन अभी मन्नत आईवीएफ के अंदर है, खुशबू जी हमको समझाएंगे कि कौन कौन सा जादू यहाँ होता है। इतना बड़ा बड़ा मशीन देखे हमको लगा कि पूछिए लिया जाए कि क्या क्या है। बताइए मैम, क्या क्या है ये सब? देखिए, ये तो हमारा आईवीएफ लैब है, एक वर्ल्ड क्लास आईवीएफ लैब है, क्योंकि जो हमारी जितनी मशीनें हैं वन ऑफ द बेस्ट हैं पूरे इंडिया में। जो बेस्ट मशीन हम पॉसिबल है खरीद सकते हैं वो हमने यहाँ लगा रखा है। तो जो हमने बात की, जैसे हमने पिकअप किया, ठीक है, पिकअप करने के बाद जिस एक ट्यूब के अंदर बच्चे को लेकर आया जाता है, ये हमारा वर्क स्टेशन है। इस माइक्रोस्कोप के अंदर एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो है, एम्ब्रियोलॉजिस्ट यहाँ बच्चे को देखते हैं, जो अंडे को देखते हैं, और यहाँ अंडे को स्क्रीन करते रहते हैं, कितने अंडे आए हैं वो हमें कंफर्म करते रहेंगे। यहाँ उन्होंने अंडे को देख लिया, थोड़ी देर अंडे को इंक्यूबेटर के अंदर, ये जो हमारा इंक्यूबेटर है, ये बॉक्स इंक्यूबेटर है, इसके अंदर एग्स को रखा जाता है। अच्छा। 1 से 2 घंटे ग्रो हो जाएंगे, फिर डिन्यू। क्या होता है इसमें रख के? इसमें ये जो कल्चर, ये जो पूरा बॉक्स है, जैसे हमने बताया ना कि एक महिला के बच्चेदानी जैसा इसके अंदर इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है। इसमें गैसेस कनेक्टेड होती हैं, इसके अंदर कल्चर मीडिया को ग्रो कराया जाता है। जो इसका तापमान होता है वो इस तरह से रखा जाता है जो कि हमारे शरीर के तापमान से मैच करता है। बाहर से इसमें कोई इन्फेक्शन का स्रोत नहीं होता है। और इसी के अंदर, जैसे ये हम देखिए,
ये जो कल्चर में ये जो डिशेस हैं इसी के अंदर ये अंडे रखे होते हैं। बच्चा इसमें रखते हैं? हाँ, बच्चा एक इसके अंदर रखते हैं। ये बॉक्स इंक्यूबेटर है। साफ सफाई का तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बहुत ध्यान रखना पड़ता है, इसीलिए तो इस रेस्ट्रिक्टेड होते हैं इसकी एंट्री, ठीक है ना। सब कोई नहीं आ सकता है, 2 से 3 ही लोग हैं जो कि इस IVF लैब के अंदर इंटर कर सकते हैं। मैं, मेरा एम्ब्रियोलॉजिस्ट और मेरा स्टाफ। और आप मानोगे नहीं कि इसकी सफाई भी हम लोग खुद ही करते हैं, झाड़ू पोछा भी हमारे स्टाफ ही करते हैं। अलग से क्लीनिंग स्टाफ को भी इसके अंदर घुसने नहीं दिया जाता है। ये हमारा नया चीज है, तुम पूछते रहेंगे, हमको समझ में बिल्कुल। ये बेंच टॉप इंक्यूबेटर है। ये इसी में बच्चा जो है 5 दिन तक कल्चर किया जाता है। हमारे पास 2 इंक्यूबेटर्स है, ये कुक का इंक्यूबेटर है और ये एस्टेक का इंक्यूबेटर है। दोनों ही बहुत अच्छी कंपनी है। जब दोनों में से मतलब जब केसेस ज्यादा बढ़ते हैं तो हम यहाँ कंप्लीट हो जाता है तो इसके अंदर बच्चा रखते हैं। दोनों एक ही काम करता है। 5 दिन तक इसके अंदर हम बच्चा ग्रो कराते हैं, बढ़ता रहता है। मतलब अंडे से भ्रूण बनने का जो सफर होता है इसी के अंदर तय किया जाता है। जैसे ये है, इसके अंदर इसी के अंदर हमें इसके ऊपर भी कवरिंग है। इसके अंदर जो है आपका बच्चा स्टोर्ड है। देखना बबलू, इसको देख लो बंद हुआ कि नहीं। अब आइए इधर क्या क्या है मैडम, इधर आइए। ये सब क्या क्या है इधर, कुछ बच गया क्या इधर? सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये हमारी इक्सी मशीन है। इक्सी मशीन एडवांस तकनीक होती है जहां पुरुषों में शुक्राणु की भारी मात्रा में कमी है। तो जो प्लेन IVF होता है उसमें जो अंडे का निषेचन जो स्पर्म है नहीं कर पाता है। मतलब जो शुक्राणु है कमजोर है, वो अंडे के अंदर घुस नहीं पा रहे हैं। तो कृत्रिम तरीके से जो ये इक्सी है इसके माध्यम से हम अंडों को पकड़ते हैं और एक नीडल से उस स्पर्म को लोड किया जाता है, यानी उस शुक्राणु को उस नीडल के अंदर लोड किया जाता है और इंजेक्ट कर दिया जाता है। मतलब नेचुरली जो स्पर्म अंडे के अंदर घुस नहीं पाते, हमने आर्टिफिशियली इक्सी के माध्यम से उसे सक्सेसफुल कर देते हैं, जिससे कि एम्ब्रियोज जो भ्रूण तैयार हो जाता है। ये काफी अच्छी और एडवांस तकनीक है, पुरुष प्रॉब्लम्स में बहुत हेल्प करती है। अब आइए, आपका मेन वहाँ पे जो इलाज होता होगा, वो जो आप निकालते हैं अंडा को यहाँ पे, ये हमारा पिकअप ओटी है जहाँ पे बेहोश करके अंडे का पिकअप किया जाता है और यहाँ पे एम्ब्रियो ट्रांसफर किया। माने कि किसी तबीयत खराब हो गया तो भर्ती करने का व्यवस्था है? हाँ, व्यवस्था है, लेकिन हाँ बिल्कुल। लेकिन यूजुअली IVF काफी सेफ प्रोसीजर होता है, ज्यादा दिक्कत किसी पेशेंट को आज तक तो ऐसा नहीं हुआ है कि किसी को किसी दिक्कत की वजह से भर्ती करने की जरूरत पड़ती है। बहुत कम कॉम्प्लिकेशन रेट्स है IVF के साथ। जैसे हम बात कर रहे थे कि एम्ब्रियोज को हम 10 साल तक फ्रीज करके रख सकते हैं, तो कहाँ रख सकते हैं? लोगों को भरोसा ही नहीं होता है कि ये पॉसिबल 10 साल तक कैसे रख लेंगे। 5 दिन का बच्चा है, ठीक है, तो वो इसे लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्रीज पे रखा जाता है। -196 डिग्रीज पे। तो आइए देखते हैं कहाँ रखा जाता है। यही कैनिस्टर है जिसके अंदर लिक्विड नाइट्रोजन फिल है। और ये जो अभी निकालो, ये कैनिस्टर्स हैं। इसी कैनिस्टर के अंदर ये आपके एम्ब्रियोज, ये जो लिक्विड जैसा दिख रहा है वो लिक्विड नाइट्रोजन है। इसी से टेम्परेचर लो रहता है। और ये जो बॉक्सेस है इसके अंदर एक स्ट्रॉ में, एक खोल के दिखा दो, एक स्ट्रॉ के अंदर देखिए जैसे टेम्परेचर मेंटेन है और ये एक स्ट्रॉ के अंदर बच्चों को हम स्टोर करके एक स्ट्रॉ पे 2-2 एम्ब्रियो देख रहे हैं। ये लंबा लंबा जो स्ट्रॉ है उसी के अंदर स्टोर्ड रहता है। सबका नाम, सबका ID नंबर सब कुछ लिखा होता है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है कि मिस हो जाएगा। हम लोग के लिए भी बैड न्यूज लाया था। इस हर पेशेंट क्वेश्चन करते थे कि मेरा भ्रूण चेंज तो नहीं हो जाएगा। तो एक तो बहुत रेयर है, लेकिन यस ह्यूमन एरर हो सकता है। लेकिन इसके लिए बहुत सारे विटनेसिंग सिस्टम होते हैं, यानी कि सबसे पहले तो हम पेशेंट का नाम, हस्बैंड का नाम, उनका ID ऑलवेज हर लेवल पे कंफर्म होता है। यानी मैं कंफर्म करूंगी, मेरा जूनियर एम्ब्रियोलॉजिस्ट कंफर्म करेंगे, हमारे सीनियर एम्ब्रियोलॉजिस्ट कंफर्म करेंगे, ID कंफर्म होगा, तभी जाके फ्रीजिंग, थॉइंग और ट्रांसफर होता है। फिर टेबल पे, ऑन टेबल जब हम ट्रांसफर करते हैं तो फिर से स्ट्रॉ के साथ मैच किया जाता है। इसलिए घबराने की बात नहीं है, ऐसा नहीं होता है। चलिए
और ये इनका हो गया बच्चा रखने का सिस्टम, जो 10 साल वाला बताया गया कि जो लोग ऐसे हैं जो अपने अंडों को फ्रीज करना कहते हैं ना मैडम, अंडे या एम्ब्रियोज, ये हाँ। तो अंडे एम्ब्रियोज फ्रीजिंग करते हैं हम लोग बेहतर रिजल्ट के लिए। ओके। और एग की फ्रीजिंग जो भी महिला अपने, आप जानते हैं कि हम अपनी बेटियों को तो पढ़ा रहे हैं, तो Correct। पढ़ा क्यों रहे हैं, सारी प्रोफेशनल डिग्रीज हम उनको देते हैं, इसीलिए पढ़ाया जाता है ताकि वो बाद में फ्यूचर में वर्क Correct। कर सके, जॉब कर सके, अपने सपनों को पूरा कर सके। हम्म। ऐसे में ऑब्वियसली अब शादी ब्याह और बच्चे के चक्कर में होंगे तो लेट आपका जो है करियर छूट जाएगा। बिल्कुल सही और बात है। अगर करियर के लिए जाएंगे तो बाद में बच्चे नहीं कर पाएंगे, जो कि वो भी उतने ही जरूरी है। तो एक बीच में सोल्यूशन आया है एग फ्रीजिंग के रूप में, Correct। यानी जो लड़की अभी शादी नहीं हुई है, अभी पढ़ना चाहती हैं, उनका करियर उन्हें दिखाई दे रहा है, तो वो अपने एज को लॉक कर सकती है। Correct। समझिए कि अगर 25 साल की महिला अपने एज को यानी अपने एग को फ्रीज करा देती है, तो चाहे तो 35 साल में, 40 साल में उसी एग को यूज करके मां बन सकती है। लेकिन उसका रिजल्ट कैसा होगा? 25 साल वाला रिजल्ट होगा। सिमिलरली अगर शादीशुदा हैं आप, तो आप एम्ब्रियो फ्रीज करा के रख सकते हैं। शादीशुदा है लेकिन अभी बच्चा नहीं चाहते हैं, तो बच्चा बनवा के रख लीजिए और उसको बाद में जब आप तैयार हो जाए, आपके हस्बैंड तैयार हो जाए तो ले लीजिए। तो ये एक सोल्यूशन है। अभी ये इसका बहुत यूज आने वाला है फ्यूचर में। अब तो हर लड़की पढ़ रही है। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि लड़कियां लड़कियों से ज्यादा अच्छा कर रही है, क्योंकि ज्यादा परसिस्टेंट है, डिस्ट्रैक्शन नहीं है और उन्हें चाह है आगे बढ़ने की, चाह है कुछ करने की। तो नियर फ्यूचर में इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, लेकिन लोगों में जागरूकता नहीं है। होता क्या है कि लोग अपनी करियर के आगे तो गए, लेकिन उनको आइडिया ही नहीं है कि ये ऑप्शन भी है। महिलाएं हमारे पास आती है लो इमेज के साथ, अंडे नहीं है, अरे करियर में लेट हो गया मैडम, अब क्या करें, जब डोनर एग्स के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बच जाता है। उन्हें पता ही नहीं था और उतनी अच्छी पद्धति कुछ सालों पहले तक एग फ्रीजिंग की नहीं थी, लेकिन अब अंडों के फ्रीजिंग के भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे हो रहे हैं और इसे हम यूज कर रहे हैं। चलिए, ये मन्नत IVF था, ये डॉक्टर खुशबू थी। आपको स्क्रीन पर नंबर और एड्रेस लिखा होगा। आज के इस आधुनिक दौर में हमको पता है कि बहुत सारे लोग को ऐसी जरूरत है, और जैसा कि मैडम ने ये बात साफ साफ कहा है कि आपको जमीन बेचना नहीं पड़ेगा, पैसा उतना ज्यादा नहीं लगता जितना आप सोचते हैं। गांव में जो माहौल बना हुआ वैसा नहीं है। आइए और दिखाइए, और इस भ्रम में मत रहिए कि कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि मेडिकल साइंस ने सब कुछ इजाद कर लिया है। बाकी मेरा नाम प्रशांत है, आप जिंदा जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।